तरीके से जब एक दूसरे के आगे अपनी समस्याएं रखने लगे और समाधान पाने लगे, तो कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क दोनों का संतुलन कायम होने लगा। आज जो बेहतर सोच रहे थे वो अगले दिन और भी बेहतरीन सोचने लगे। यानी कि लगातार जिंदगी की, यानी कि स्वयं की तो कायाकल्प हो रही थी, उसके साथ साथ जिंदगी भी बदलती चली गई। हर कदम पर एक नई खुशी उनका इंतजार कर रही होती थी। अब मिस्टर बिल और मिस्टर बॉब बड़े ही एक, हम उसे ऐसा समझ लेते हैं कि एक आध्यात्मिक उन्नत व्यक्ति होता है कि जिसकी सोच, जिसके विचार बहुत ही ऊंचे लेवल पे हो, है ना। जो अपने लिए तो जी रहा है, अपने लिए नहीं जी रहा, अब वो सोच रहा है कि मैं दूसरों के लिए जी, है ना। अपनी जिंदगी तो जी चुका हूँ, क्योंकि आज जो मेरे पास है मैं क्यों ना उन्हें दूसरों को बांटूं, है ना। मेरे दूसरे एडिक्ट भाई भी नशे से दूर होकर आज जैसे मैं बेहतरीन जिंदगी की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, बाप बढ़ता जा रहा है, क्यों ना दूसरे एडिक्ट भी बढ़े। तो ये विचार उन्होंने मिस्टर बाबू और अपने उन दोस्तों के सामने रखे कि यार क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि भाई इस तरीके को आगे बढ़ाएं। जैसे आज हम 12-15 हो गए हैं, है ना, कुछ और भी ज्यादा हो तो कितना अच्छा होगा। अब सबके दिमाग में उन्होंने अपना विचार डाल दिया। अब सब इस विचार पे काम भी करने लगे। तो एक बार मिस्टर बिल के दोस्त ने वो एक कहीं अपनी वाइफ के साथ गया हुआ था, तो वहाँ साइको बच्चों का, जैसे वो अनाथ आश्रम होते हैं, कुछ ऐसे संस्थान होते हैं कि जो वही अंधे बहरे बच्चे या जो साइको बच्चे होते हैं उनका इलाज भी करते हैं और उन्हें वापस जिंदगी में लाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ उसने जब उस चीज को देखा तो उसने मिस्टर बिल को अगले दिन इस बात के बारे में बताया। तो मिस्टर बॉब और मिस्टर बिल और उनका वो दोस्त, है ना, नेक्स्ट डे वहाँ पहुंचे। अब उन्होंने क्या देखा कि जो बच्चे, है ना, कई बच्चे तो ऐसे थे कि बिल्कुल ही दिमागी तौर पर जिनका संतुलन खत्म हो चुका था, और कुछ ऐसे थे कि जिन्हें लगातार उनके टीचर काउंसलिंग करके और उनको समझाने का लगातार प्रयास करते हुए, है ना, उनको हर चीज के बारे में बता रहे थे कि ये हाथ है, ये पैर है, ये कपड़े हैं, ये दीवार है, देखो ये पंखा है। इस तरीके से हर चीज की उन्हें जानकारी दे रहे थे। फिर कुछ बच्चे जो लगातार काउंसलिंग से उसका काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, यानी दिमागी तौर पर उन्नत होते जा रहे थे, है ना, उन्हें टीचर कहते थे अच्छा ये पकड़ो 10 रुपए और सामने से ये दुकान से ये चीज लेके आओ। तो वो बच्चा जाता था और वो चीज ले आता था। अब उसको फिर वो अगली श्रेणी यानी कि अगली क्लास में भेज देते थे कि वो समझ जाते थे कि यहाँ से ये इतना सीख चुका, अभी इससे आगे बढ़ाओ। तो मिस्टर विल और मिस्टर बॉब ने इस चीज को बड़ा गौर किया, और फिर जब वो वहां से वापस आए, है ना, तब अगले दिन जब वो सारे दोस्त फिर बैठे तो उन्होंने आपस में विचार किया कि यार जैसे वो बच्चे, उनका दिमागी संतुलन कायम नहीं है, इसी तरीके से एक एडिक्ट का भी होता है, नशेबाज भी तो ऐसा ही होता है। वो तो आंखों वाला अंधा होता है कि वो उसी पगडंडी पे भागता जो उसे तबाही, बर्बादी और मौत की तरफ ले जा रही होती है। कानों वाला बहरा भी होता है कि मौत की धमक उसके कानों में गूंज रही होती है मगर सुन के भी अनसुना करता है। और हाथों वाला अपाहिज होता है कि अपने हाथ से अपनी मौत का सामान बटोर रहा होता है, नशा खरीद रहा होता है। तो उन्होंने कहा यार एक एडिक्ट है ना, जिसके दिल में कुछ, दिमाग में कुछ और जुबान पे कुछ होता है ना, तो ऐसे लोग, ये भी तो एक तरीके से साइको ही है, तो क्यों ना इनको भी काउंसलिंग के जरिए सुधार का प्रयास किया जाए। तब इन दोस्तों ने मिलकर इसके लिए बड़े गहनता से विचार करना शुरू कर दिया, और इन्होंने एक वाशिंगटन में एक संस्था को रजिस्टर कराया जिसका नाम रखा अल्कोहलिक एनोनिमस, यानी शराबियों का संगठन। अब उसका प्रचार भी करना था, प्रसार भी करना था, मगर उस संस्था को इन्होंने स्वावलंबी बनाया, यानी कि अपने खर्चे उठाने में खुद समर्थ। किस तरीके से कि शाम को बैठते थे, आप सपोज $1 उसने दे दिया, $2 उसने दे दिए, 3 उसने दे दिए। अब देख लिया कि भैया अखबारों के अंदर हम अगर ऐड देंगे तो कितना खर्चा आएगा, अगर किताबों में छपवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। उस तरीके से किट्टी
आपस में मिला के धन एकत्रित करते थे और अखबारों में और जगह जगह इन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा बड़ा अच्छा है। वाशीगठन के जो युवा वर्ग है ना, जो नशे का आदी हो चुका था, हाँ, वो इनसे जुड़ना शुरू हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले तो ये समुद्र किनारे मीटिंग लगा रहे थे, अब इन्होंने एक रूम, बहुत बेहतर रूम, यानी कि ये एक चर्च पे गए और फादर से बात की और उन्हें अपनी तमाम कंडीशन उनके सामने रखी कि आज इस तरीके से हम नशे से दूर हैं और हम चाहते हैं कि और भी जो दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं जो नशा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ रह करके अपनी समस्याएं रखें, उनका समाधान करते हुए शराब की आदत से बाहर आ जाए। तो फादर ने शहर से उन्हें अनुमति दे दी। तो उन्होंने कहा भाई फादर क्या हमें कोई किराया देना पड़ेगा? फादर ने कहा नहीं भाई, ये तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप तो ईश्वर का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये फ्री रूम है, आप इन हॉलों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ते थे, वो एक रूम जो था, वो क्लासरूम था, वो इन्हें दे दिया गया। उसके अंदर जो कुर्सियां पड़ी होती थी वो भी इनके काम आ जाती थी। तो वो धीरे धीरे अब जहाँ वो 14 थे, वो कब 14 के 28 हुए, कब 28 के 48 हुए, है ना, लगातार, है ना, हाँ, मीटिंग वो बढ़ती चली गई। और जो शराबी थे वो इकट्ठे होते ही चले गए। तब इस प्रोग्राम का, ये जो प्रोग्राम का, इस जो अल्कोहलिक एनोनिमस यानी शराबियों का संगठन का प्रसार होना शुरू हो गया। और तब इसको आगे बढ़ाने के लिए अब मिस्टर मिलो और मिस्टर बॉब ने फिर बात की कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो कि इसका प्रसार पूरे विश्व में हो सके। क्योंकि आज भाई जीने का हक सिर्फ हमें को ही है, जीने का हक तो हमारे उस हर एडिक्ट भाई को है, क्योंकि वो तो अपनी समझ ही खो चुका है। अगर उसके पास हालात और परिस्थितियों को समझने और समझने की समझ होती तो वो क्यों ना इन चीजों से निकल आता। वो तो अपनी समझ यानी कि अपनी तमाम संवेदनाएं खो चुका होता है। तो जीने का हक तो उन्हें भी है, तो क्यों ना यार इसका प्रसार किया जाए। अब इसी बात पर आगे बढ़ते हुए किट्टी को बढ़ाया गया और फिर इसी प्रसार को आगे विश्व में भी बढ़ाया गया। आज जहां तक मेरा अंदाजा है कि 165 देशों के अंदर 165 देश की सरकारों ने इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया है और 165 देशों में नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस इनके प्रोग्राम चल रहे हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही है और कई आज मेरा ख्याल रिकवरी एडिक्टों की गिनती करोड़ों में पहुंच चुकी है। और उसका कारण एक और है, उसका एक और कारण है कि जगह जगह आज नशा मुक्ति केंद्र खुल गए, क्योंकि इसकी शुरुआत भी न्यूयॉर्क से हुई थी। और न्यूयॉर्क से ये हिंदुस्तान में कैसे आया था कि जो हमारी भारत की प्रथम IPS मैडम किरण बेदी जी, जब उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनवाइट किया था और जब वो उधर गई थी, तब उन्हें इस बात की, इस प्रोग्राम की जानकारी मिली थी। तब वो उधर के एक नशा मुक्ति केंद्र में गई। उधर के जो हालात, जैसे विचार और व्यवहारों पे यानी एटीट्यूड पे, फीलिंग्स पे काम कराया जाता था, किस तरीके से काउंसलिंग होती थी, किस तरीके से एक एडिक्ट को उसके व्यवहार दोष बताए जाते थे, उन्होंने उन चीजों को बड़ी गहराई से समझा और उसके बाद वो सारे लिटरेचर लेकर के अपने साथ हिंदुस्तान आए। अब भाई SP साहब और SP साहिबा तो थी, अब उन्होंने दिल्ली के तमाम थानों को निर्देश जारी कर दिए कि भाई जो भी एडिक्ट पकड़ा जाए उसके ऊपर आप झूठा केस नहीं लगाएंगे, आप उसको अपने थाने में 10-12 दिन रखेंगे। एक ही हवालात के 2-2 हिस्से करवा दिए गए। जो नशेबाज होते थे उन्हें हवालात के उस हिस्से में रखा जाता था।